ऑन कर रहे हैं यहाँ से। हेलो। हेलो। आवाज आ रही है आपको? हेलो एवरीवन, माय सेल्फ सी आकाश अग्रवाल। आप लोग जानते ही होंगे, मैं पीछे जो है आपके पास जो है सेशन लेने आया था जिसमें बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन पे मैंने बात की थी। गोइंग फॉरवर्ड उसमें बहुत से टॉपिक्स थे, बहुत से इश्यूज थे जो हमारे डायरेक्टली इंटरनेशनल टैक्सेशन पे पर्टेन कर रहे थे, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम लोग इंटरनेशनल टैक्सेशन का डीपली डिस्कस करेंगे जो हमारे इंटरनेशनल टैक्सेशन के बाद वाले सेशंस होंगे। तो ये अच्छी चीज है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन के 4 सेशन हम लोग के लगे, जिसमें से 2 आज लेंगे और 2 बाद में लेंगे। तो आज के 2 सेशंस की अगर बात करें तो आज के 2 सेशंस में हम लोग वेरी बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन की बात करेंगे। बेसिक्स ऑफ इंटरनेशनल टैक्सेशन की अगर बात करें तो उसमें हम लोग आज देखेंगे कि क्या इंटरनेशनल टैक्सेशन होता है, व्हाट इज इंटरनेशनल टैक्सेशन। इसमें 2 एस्पेक्ट्स आते हैं कि इंटरनेशनल टैक्सेशन एक है, दूसरा जिसमें हमको पता है कि अमाउंट इधर से उधर गया है, गुड्स इधर से उधर गए हैं, तो इंटरनेशनल टैक्सेशन लगता है। बट कुछ केसेस में डीम्ड ट्रांजैक्शंस को भी कवर किया जाता है। और पिछले कुछ सालों में लोकली विद इन इंडिया गवर्नमेंट ने देखा कि कुछ लोग गुड्स ट्रांसफर करते थे इधर से और अपनी दूसरी एंटिटीज को, स्पेशली एमएनसीज, जो कि टैक्स प्लानिंग कर लेती थी कि हाई रेट्स पे ट्रांसफर कर देती थी या हाई रेट पे बाय कर लेती थी टू बुक देयर एक्सपेंसेस। तो उनको डीम्ड ट्रांसफर प्राइसिंग में उन्होंने कवर किया है। और कब लगता है, कब नहीं लगता है, और हमारा क्या ट्रांजैक्शंस उसमें कवर होंगे, क्या ट्रांजैक्शंस नहीं कवर होंगे। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज व्हाट इज एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। हमारा आज का पूरा टॉपिक रोटेट अराउंड करेगा एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस के, कि क्या एसोसिएट एंटरप्राइज है या नहीं है। टू फॉर्मलाइज आज हम लोग पूरे टॉपिक में क्या क्या देखेंगे। तो व्हाट वी विल स्टडी इज व्हाट इज ट्रांसफर प्राइसिंग, what are the conditions for applicability of transfer pricing, नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस, कहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग नहीं लगेगा। तो कहां लगेगा ये तो जानना इंपॉर्टेंट है ही है, उसके साथ ये भी जानना इंपॉर्टेंट है कि कहां पे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस नहीं लगेंगे। उसके बाद गोइंग फॉरवर्ड वी विल स्टडी व्हाट इज एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मोस्ट ऑफ द टॉपिक्स, मोस्ट ऑफ द केसेस में सबसे पहले ट्रांसफर प्राइसिंग की एप्लीकेबिलिटी के लिए हमको यही देखना है कि क्या ये ट्रांजैक्शन हमारी एसोसिएटेड एंटरप्राइज के साथ हो रहा है कि नहीं। अगर ये इसी कंडीशन में फॉल करता है तो आगे के हमारे ट्रांसफर प्राइसिंग के प्रोविजंस एप्लीकेबल है। अगर इसमें फॉल नहीं करता है तो फिर ट्रांसफर प्राइसिंग नॉट एप्लीकेबल होगा। गोइंग फॉरवर्ड वी विल स्टडी व्हाट इज इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन, जैसे मैंने आपको बताया, एंड व्हाट इज अ डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन का मैं आपको एग्जांपल दूंगा कि कैसे 2-3 एंटिटीज बना के, एक से ट्रांसफर करके, फिर दूसरे से ट्रांसफर करके, तीसरे से ट्रांसफर करके अल्टीमेटली बेनिफिट पास ऑन किया जाता है, जिसको गवर्नमेंट ने उसमें कवर किया है। उसके बाद स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि बाहर पैसा जा रहा है आउट ऑफ इंडिया या बाहर से कुछ भी आ रहा है, उसमें तो हमको पता है कि इंटरनेशनल टैक्सेशन की प्रोविजन लगेगी, बट उसके साथ एप्लीकेबल होता है ट्रांसफर प्राइसिंग। और क्या डोमेस्टिक ट्रांजैक्शंस पे भी ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल होगा कि नहीं। इसमें एंटिटीज बेनिफिट्स ले रही थी तो गवर्नमेंट ने कुछ ट्रांजैक्शंस को कवर किया है, जिसकी वजह से कुछ ट्रांजैक्शंस ऐसे हैं जो प्रिस्क्राइब्ड है, जो कि स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन कहलाते हैं और वो ट्रांसफर प्राइसिंग की कवरेज में आते हैं। गोइंग फॉरवर्ड वी विल स्टडी द स्टेप्स इन कंप्यूटिंग द आर्म्स लेंथ प्राइस। आर्म्स लेंथ प्राइस हमारा क्या होता है। सबसे सिंपल है कि कोई भी कंप्यूटेशन करते हो तो हमको ध्यान देते हैं आर्म्स लेंथ प्राइस, दोनों हाथ हमारे जो है बराबर होने चाहिए। तो हम अपनी नॉन नोन एंटिटी से जिस रेट पे ट्रांजैक्शन कर रहे हैं, हम अपनी नोन एंटिटी से भी उसी रेट पे ट्रांजैक्शन करेंगे। तो एज द वर्ड सजेस्ट, आर्म्स लेंथ प्राइस, तो दोनों का प्राइस ऑलमोस्ट सिमिलर होना चाहिए। The act or the law doesn't says कि एग्जैक्टली रेप्लिका होना चाहिए कि उसको 10 रुपए में बेचा है तो उसको भी 10 रुपए में ही बेचा है। देयर माइट बी लिटिल वेरिएशन, बट वो वेरिएशन का
परसेंटेज प्रिस्क्राइब है, बट दैट कैन नॉट बी कि मैं अपने ना जानने वाले को 10 रुपए पे माल बेच रहा हूँ और अपने जानने वाले को 6 रुपए पे माल बेच रहा हूँ या उसको 14 रुपए पे माल बेच रहा हूँ, बीट एनीथिंग, दैट वेरिएशन हैज टू बी इन अकॉर्डेंस विद द लॉज। तो स्टेप्स इसमें वैसे बहुत सारे हैं हम सेलिंग प्राइस को कंप्यूट करने के, बट यहाँ पे हम लोग यहाँ बेसिक है तो यहाँ पे हम लोग ने मेन जो दो मेथड्स होते हैं जो हम लोग भी प्रैक्टिकली फॉलो करते हैं व्हाइल प्रिपेयरिंग द टीपी रिपोर्ट और व्हाइल गेटिंग इनटू द केसेस, तो वो डिस्कस किए हैं, वो हम लोग आगे देखेंगे। Steps in computing the arm's length price is the primary adjustment which is to be done at the time of computing price. There are some secondary adjustments which are required to be done, which we'll study here as well. उसके बाद जो 10th टॉपिक है अपना रेफरेंस टू ट्रांसफर प्राइसिंग ऑफिसर, इसमें आई ट्राइड टू कवर की एज एन एओ आपके पास अगर केस आता है तो इंटरनेशनल टैक्सेशन का केस, अगर आप इंटरनेशनल टैक्सेशन में अपॉइंटेड हैं या वहां पे पोस्टेड हैं तो आपके पास रेफर होके कैसे आएगा और आपको उसमें क्या करना है। We have tried to cover this considering what practically we have seen in the faceless assessment and the non-faceless regime and what is prescribed in the scheme as well. The faceless assessment scheme तो दोनों को कवर करते हुए हमने इसमें किया है और उसके बाद हमारे सेफ हार्बर एंड म्यूचुअल एग्रीमेंट प्रोसीजर है। सो टू बिगिन विद आज के कंटेंट में थोड़ा बहुत मैं पीपीटी से पढ़ूंगा, मेरा फोकस मेन पीपीटी की तरफ इसलिए होगा क्योंकि देयर आर सम वेरी बेसिक एंड इम्पोर्टेंट वर्ड्स जो मुझे पीपीटी से लेने पड़ेंगे और आप लोग को भी उस पीपीटी पे ध्यान देने पड़ेंगे कि वही वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, उन वर्ड से काफी कुछ चेंजेस होते हैं। तो क्यों ट्रांसफर प्राइसिंग आया, कोई बताना चाहेगा क्यों ट्रांसफर, क्या लगता है कि क्यों ट्रांसफर प्राइसिंग जिक्र किया है कि मतलब वो ट्रांसफर करते थे दूसरी एंटिटी दूसरे से तीसरी एंटिटी और फिर अल्टीमेटली बेनिफिट ट्रांसफर कर लेते थे। राइट, सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि आज की डेट में मेरी बैक 2000 और इनफैक्ट 1990s में, इनफैक्ट मैं तो तब पैदा ही हुआ था, तब जो है एंटिटीज एमएनसीज का कल्चर बहुत शुरू हो गया था। इंडिया में एफडीआई का कल्चर बहुत कम था उस समय पे, बट एमएनसीज वर स्टेपिंग इनटू इंडिया एंड दे वर पासिंग ऑन द बेनिफिट्स टू देयर एंटिटीज ओवरसीज। यहाँ का पैसा बाहर जा रहा था जिसमें यहाँ पे कोई टैक्स नहीं दिया जा रहा। इसीलिए अल्टीमेटली द गवर्नमेंट came to light, this issue came to light of the government और गवर्नमेंट ने इसमें किया कि नहीं दे we need to devise a mechanism कि जहां से हमको पता लगे कि क्या सारे ट्रांजैक्शंस जेन्युइन हो रहे हैं कि नहीं। आज एक नॉर्मल एंटिटी होती है तो उस पर हम लोग देखते हैं क्या उन्होंने खर्चे जेन्युइन क्लेम किए हैं, क्या उस पर टीडीएस एप्लीकेबिलिटी थी वो हुआ है, क्या एक दिन में 10,000 से ज्यादा 20,000 से ज्यादा कैश पेमेंट हुआ है। बट ये एमएनसी जो बड़े ट्रांजैक्शन कर रही थी विच वर रनिंग इनटू करोर्स एंड करोर्स, उन पे कोई चेक पॉइंट नहीं था अदर देन दीस टीडीएस प्रोविजंस। और एमएनसी है तो उसमें कैश का तो ऑब्वियसली बहुत कम कंपोनेंट होगा, तो बैंकिंग चैनल से पेमेंट हो रहा है, बाहर पैसा जा रहा है, कोई पकड़ ही नहीं थी कि वो पैसा बाहर चला गया, उसके बाद वो क्या जेन्युइन पैसा गया है या नहीं गया, वो एक्चुअल जेन्युइन पेमेंट है कि नहीं है, वो माल जो 10 रुपए पे खरीदा गया है क्या उस माल की कीमत एक्चुअली 10 रुपए थी या 12 रुपए थी या 6 रुपए थी, कोई पकड़ नहीं थी। तो 2001 में फाइनेंस एक्ट में ट्रांसफर प्राइसिंग रेगुलेशंस गवर्नमेंट लेके आई थी जिसमें उन्होंने पर्पस था फॉर कर्बिंग टैक्स अवॉइडेंस एंड मैनिपुलेशन ऑफ इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शंस by abusing transfer pricing. So what is the most important thing here is that लेजर आपको कम दिख रहा होगा, if you read the second line the most important thing is that intra group transactions, तो अपनी ही ग्रुप में एमएनसी, मेरी एक बड़ी कंपनी है, मेरी एक एमएनसी है, मैंने उसमें जो है 6-7 एंटिटीज अपनी बना ली है, एक कंबोडिया में, एक यूएसए में, 2 इंडिया में और 3-4 इधर उधर। तो क्या मेरे ऊपर ये ट्रांजैक्शन ढंग से मैच हो रहे हैं कि नहीं, क्या एक्चुअल टैक्स जो बनता है वो टैक्स का पेमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इन्हीं चीजों को देखने के लिए ट्रांसफर प्राइसिंग के रेगुलेशन हमारे लाए गए थे। The increasing participation of multinational groups in economic activities of the country has given rise to new and complex issues. उसके बाद most important line, the profits derived by such enterprises carrying on business in India
can be controlled by the multinational group by manipulating the prices charged. इसी चीज को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट ट्रांसफर प्राइसिंग लेके आई कि ये जो मैनिपुलेशन ये लोग कर रहे हैं, ये मैनिपुलेशन नहीं, जिस रेट पे नॉर्मल में टैक्स हो रहा है उसी रेट पे बाकी एंटिटीज में जो आपस में एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस, पूरे सेक्शन में हम लोग एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस को बोलेंगे एई। एई, तो क्या एई के साथ जो ट्रांजैक्शन हो रहा है वो सही रेट्स पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो इन्हीं चीजों को ठीक करते हुए गोइंग अहेड, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कौन सी एसोसिएटेड एंटरप्राइज, बहुत बहुत लेमन लैंग्वेज में, कि एसोसिएटेड एंटरप्राइज क्या होती है। टू एंटरप्राइजेस आर एसोसिएटेड एंटरप्राइज इफ one of the enterprise participates directly or indirectly in the management, please mark my words, management, control or capital of the other। अभी यहीं पे रुकते हैं। तो अब इसमें क्या तीन इंपॉर्टेंट वर्ड्स हैं? मैनेजमेंट, कंट्रोल और कैपिटल। अब इसमें तीनों में डिमार्केशन क्या है? कैपिटल, मेरे पास शेयर कैपिटल उनकी ज्यादा है तो मेरा वहां पे जो है कैपिटल ज्यादा है। कंट्रोल, उनके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में मेरे लोग ज्यादा हैं। अब मैनेजमेंट और कंट्रोल में क्या डिफरेंस है? मैनेजमेंट, जो सीईओ, सीएफओ और जो मेन बंदे हैं वो डिसीजन अगर जो है ले रहे हैं और वो दो एंटिटीज के अगर सेम हैं, देन दे आर सपोज्ड टू बी द एई। लेट अस अज्यूम कि आकाश अग्रवाल इज द सीईओ ऑफ एंटिटी ए, एंटिटी बी। वो दोनों एई होंगे क्योंकि उनका जो टॉप मैनेजमेंट है उसमें आकाश अग्रवाल दोनों के सीई। बट अगर आकाश अग्रवाल और चार लोग, हम लोग पांच लोग हैं, एंटिटी ए और एंटिटी बी दोनों के बोर्ड पे, जिसमें टोटल 8 लोग हैं, तो हमारे पास दोनों एंटिटीज का कंट्रोल हमारे पास ज्यादा है, तो इसलिए भी वो दोनों ए ही होंगे। एंड कैपिटल में तो इट इज वेरी क्लियर कि आपके पास अगर उनकी कैपिटल है, शेयर कैपिटल मोर देन 25%, तो आप कैपिटल, आप दोनों ए ही होंगे। हाफ से ज्यादा कंट्रोल, मेरा कंट्रोल होना चाहिए। कल को दोनों में, हाँ, कल को जो है अगर कोई डिसीजन लेना है तो तीन लोगों ने अगर बोला कि नहीं ये ट्रांजैक्शन नहीं होना है, लेकिन हम लोग पांच लोग उधर भी हैं, पांच लोग इधर भी, हम पांच ने बोला कि नहीं ये डिसीजन होना है, वी वन बाय द वोट ऑफ 5-3, तो जो है कंट्रोल हमारे पास, कंट्रोल इज टू बी सीन, मैनेजमेंट इज टू बी सीन एंड द शेयर कैपिटल इज टू बी सीन। अब इसके लिए मुझे ऊपर आना पड़ेगा। यहाँ पे हम लोग देखेंगे दो चीजें हैं, ये है ट्रांसफर प्राइसिंग नॉट एप्लीकेबल, ये है ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल। अब सबसे पहले शुरू करते हैं। सबसे पहले हमको क्या देखना है? कोई भी ट्रांजैक्शन हुआ, लेट अस अज्यूम यहाँ पे एंटिटी एक्स मैं हूं, एंटिटी वाई आप लोग, तो एक्स और वाई के बीच ट्रांजैक्शन हुआ है, तो सबसे पहले उसमें क्या देखेंगे? क्या हम और आप एक एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं? इफ द आंसर इज नो, डायरेक्टली यहां से नीचे आ जाएंगे, हमारे ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं है, हम दोनों एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस नहीं है, फिर हम किसी भी रेट पे ट्रांजैक्शन करें हमारे ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग की प्रोविजन एप्लीकेबल। अगर हम लोग एसोसिएटेड एंटरप्राइज हैं तो उसके बाद क्या देखना है? क्या जो ट्रांजैक्शन हुआ है इट इज एन इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन और अ डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन। अगर आंसर यस है तो आगे आएंगे, इफ द आंसर इज नो देन वी हैव टू सी कि क्या वो स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है। जैसा मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक एंटिटीज में भी होता था, मैंने अपनी दो कंपनीज यहाँ पे इंडिया में अगर खोलनी और इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है, हो सकता है दोनों एई की डेफिनेशन से बाहर आ जाए, लेकिन क्या इन दोनों के बीच ट्रांजैक्शन हो रहा है वो डोमेस्टिक स्पेसिफाइड ट्रांजैक्शन है? द आंसर इज यस, तो हम आगे बढ़ेंगे। इफ द आंसर इज नो तो ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं होगा। अगर यस है तो अभी यहाँ पे भूल जाते हैं, यस है तो द वैल्यू ऑफ द ट्रांजैक्शन, क्या ये 20 करोड़ के ऊपर है? अगर ये 20 करोड़ के नीचे है देन अगेन ट्रांसफर प्राइसिंग एप्लीकेबल नहीं है। अगर ये 20 करोड़ के ऊपर है देन अगेन हम लोग इधर आ जाते हैं कि क्या ये आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो
concept ultimately will land into कि the transaction is being covered at arm's length price or not. अब arm's length price पे अगर हो रहा है, अगर एक्चुअल AL आर्म्स लेंथ प्राइस को हम लोग आज पूरे सेशन में बोलेंगे ALP, अगर वो ट्रांजैक्शन ALP पे हो रहा है तो फिर तो मुझको और आपको कोई इश्यू ही नहीं है, तो फिर मेरे ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग क्यों एप्लीकेबल होगा? मेरे ऊपर नहीं एप्लीकेबल होगा। मुझे सिर्फ ट्रांसफर प्राइसिंग के कंप्लायंसेस करने होंगे, जो कि मुझे डॉक्यूमेंटेशन करना होगा, अपनी फॉर्म 3CEB रिपोर्ट बना के अपलोड करनी होगी, और अगर मेरा असेसमेंट होता है आप लोग के पास तो मुझे अपना असेसमेंट कंप्लीट करना होगा। लेकिन अगर वो नहीं है तो मेरे ऊपर ट्रांसफर प्राइसिंग की पूरी एप्लीकेबिलिटी आ जाती है। तो अब इसको एक रिकैप करते हैं बहुत जल्दी कि अगर कोई भी ट्रांजैक्शन होता है मेरा, तो क्या मेरी एसोसिएटेड एंटरप्राइज से हो रहा है? इफ नॉट, टीपी एप्लीकेबल नहीं है। अगर हो रहा है तो क्या वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन में कवर हो रहा है? इफ नॉट, तो क्या वो डोमेस्टिक में कवर हो रहा है? अगर डोमेस्टिक में भी नहीं हो रहा है तो टीपी एप्लीकेबल नहीं है। अगर वो हो भी रहा है और 20 करोड़ से कम है तो भी एप्लीकेबल नहीं है। लेकिन अगर वो मेरा एक इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, डीम्ड इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन है, या फिर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन है मोर देन 20 CR, तो मेरा इट हैज टू बी एनी हाउ इट हैज टू बी एट आर्म्स लेंथ प्राइस, जिसके ऊपर मेरे ट्रांसफर प्राइसिंग के सारे प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे, और जो भी मेरी कैलकुलेशन उसके बाद होंगी दैट हैज टू बी एज पर द ट्रांसफर प्राइसिंग रूल्स। अब कंडीशंस फॉर एप्लीकेबिलिटी ऑफ ट्रांसफर प्राइसिंग, गोइंग फॉरवर्ड सेक्शन 92(1), जिसमें बोलता है कि इसमें कुछ कंडीशंस है, जिसमें बोलता है कि इनकम, मेरे पास कोई इनकम आ रही है, अलाउंस फॉर एक्सपेंस, मैं कोई खर्चा कर रहा हूं जिसका मुझको अलाउंस मिल रहा है या मैंने कोई खर्चा कर दिया, या फिर इंटरेस्ट। इंटरेस्ट को यहाँ पे डालने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट इसलिए था कि इनकम तो पता लग जाती है, पैसा आया पीएल में हो गया, एक्सपेंस पता लग जाता है कि पीएल में खर्चा बुक करा उसके में इनकम होगी। क्या इंटरेस्ट सही रेट पे चार्ज हुआ है जो रेट पे आप बाहर वालों से चार्ज कर रहे हैं, या क्या इंटरेस्ट एक्चुअल जो मार्केट में चल रहा है उस पे चार्ज हुआ है? मैंने लोन लिया अपनी एक एई से, उन्होंने बोला कि आपको इंटरेस्ट पे 2% पे मैं देता हूँ। आज 2% पूरे ऑल ओवर पूरे आप अगर उसमें लिख दिए पूरे वर्ल्ड में, तो जापान को छोड़ के कहीं पे भी आपको इंटरेस्ट फ्री डेट नहीं मिलता है। सिर्फ जापान में ऐसा है कि आज की डेट में बैंक में आपको इंटरेस्ट फ्री डेट मिलता था, जो कि आप लोग को पता होगा कि अभी जापान बैंक ने अपना रेट बढ़ाया था, तो जिसकी वजह से हमारी मार्केट स्लम्प कर गई थी, जबकि 0.25 ही बढ़ाया। जापान के अलावा और कहीं नहीं मिलता है तो इंटरेस्ट चेक होता है। इट इज फॉर एन इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन। 92(2) में कवर्ड है, it's for international transaction and specified domestic transaction where two or more associated enterprises. So the important word is for applicability of 92(2), it has to be an associated enterprise, enter into a mutual agreement or arrangement for the allocation, apportionment, or contribution to any cost or expense incurred in connection with the benefit, service, facility provided to any or more of such enterprises. दो एंटिटीज जिन्होंने आपस में एक अग्रीमेंट किया कि ये फलाना बेनिफिट एक्स बेनिफिट हम लोग को मिलेगा तो ये ऐसे अपोर्शन होगा, क्या वो अपोर्शनमेंट सही हुआ है, क्या वो बेनिफिट सही पे है कि नहीं है, या कोई सर्विसेज अगर ले रही हैं, दोनों एंटिटी सर्विसेज ले रही हैं लेकिन उसके एचओ ने पूरा कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, तो क्या वो पेमेंट सर्विसेज लेने का पेमेंट दोनों एंटिटी सही रेट पे कर रही हैं या नहीं कर रही हैं, दैट इज टू बी सीन। 92(2) है, ये नया ऐड हुआ है पिछले कुछ ईयर्स में, दैट इज फॉर स्पेसिफाइड डोमेस्टिक ट्रांजैक्शन एंड इट इज ऑलमोस्ट सेम। इट इज फॉर इनकम, अलाउंस ऑफ एक्सपेंस, एलोकेशन ऑफ कॉस्ट और एक्सपेंस एंड इंटरेस्ट। ऐसा क्यों लगता है कि 92(1) और 92(2)A में एक पॉइंट ऐड हुआ है जिसमें आया एलोकेशन ऑफ कॉस्ट और एक्सपेंस, ये बढ़ा दिया, क्यों बढ़ा दिया? कोई रीजन आप लोग के दिमाग में आ रहा है कि ये एक पॉइंट गवर्नमेंट ने बढ़ा दिया, या ऐसे ही उठे सुबह याद आ गया कि नहीं ये एक पॉइंट इसमें ऐड कर देते हैं, या ये स्पेसिफिकली ऐड किया गया? साइज के लिए वो जो बाहर वाली यूनिट पे साइज के घर से बाहर वाली यूनिट में डाल,
जो इनकम के खर्चे हैं वो 12 वाले में डाल दो। वेरी गुड, ठीक है। इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन तो नहीं होती इंटरनेशनल नीड्स, आप यूएसडी में आप एलिमिनेट कर सकते हाँ। हैं आप का उधर इसका सर सबसे प्राइमरी एग्जांपल इसका ये है कि लेट अस अज्यूम कि एक एंटिटी मैं हूँ, एक एंटिटी आप है, मेरे पास 80 आईएसी का बेनिफिट मैं ले सकता हूँ, मेरे पास 80 आईएसी का एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है, सो आई एम अ टैक्स हॉलिडे एंटिटी एंड यू आर नॉट अ टैक्स हॉलिडे एंटिटी। अब 100 रुपए का खर्चा अगर मेरे पास आया, लेकिन मैंने उसकी सर्विस 10% यूज की है और उसने 90% यूज की है, तो खर्चे में, या मैंने 90% यूज किए, लेट्स टेक इट फ्लिप इट, मैंने 90% यूज किए, दूसरी एंटिटी ने 10% यूज किए, तो टेक्निकली जो खर्चा आएगा वो 90% मेरे ऊपर मार्क होना चाहिए, 10 उस पे होना चाहिए। लेकिन एंटिटीज क्या करती थी, मैं अपने ऊपर 10% लेता था और उस पर 90 बुक करता था। क्यों? मेरा तो टैक्स एग्जेम्प्ट है ही है, मुझे तो 80 आईएसी मिल ही रहा है, उसका एक्सपेंडिचर एक्स्ट्रा बुक हो रहा है, उसको 10 ही रुपए बुक करने चाहिए तो उसको 80 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। इसलिए इस चीज को कवर करने के लिए इन्होंने किया, ये आगे मैंने एक एग्जांपल में कवर किया है, आपको ये वहां पे मिलेगा। नॉन एप्लीकेबिलिटी ऑफ टीपी प्रोविजंस बहुत सिंपल है, ट्रांसफर प्राइसिंग प्रोविजंस वहां नहीं अप्लाई होंगे जहां पे आर्म्स लेंथ प्राइस के अडॉप्शन की वजह से मेरी टैक्सेबल इनकम या जिस भी एंटिटी का असेसमेंट हो रहा है उसकी टैक्सेबल इनकम या तो कम होती है या फिर उनके लॉसेस इंक्रीज हो जाते हैं। ये सभी केसेस में है कि कोई भी असेसमेंट हम लोग का होता है तो उसमें जो है, अगर जैसे रेक्टिफिकेशन हमको नहीं करने को मिलता है, रेक्टिफिकेशन में इनकम चेंज करने को नहीं मिलती है और लॉसेस अपने इंक्रीज करने को नहीं मिलते, लाइकवाइज। सबसे इंपॉर्टेंट, व्हाट इज एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज? इन शॉर्ट फॉर्म वी कॉल इट एई, an enterprise which participates directly or indirectly or through intermediaries। अब ध्यान दीजिएगा प्लीज, एंटरप्राइज डायरेक्टली, इनडायरेक्टली और थ्रू इंटरमीडियरीज। यहाँ पे बहुत सारे केसेस होते हैं, एक केस मैंने भी किया हुआ है जहां पे हमारे पास एक छोटी एंटिटी का केस था और वो ट्रांसफर प्राइसिंग में रेफर हो गया था, एंड हम लोग सोचते रह गए कि ये ट्रांसफर प्राइसिंग में क्यों रेफर हुआ, क्यों रेफर हुआ। फिर जब क्लाइंट के साथ मीटिंग हुई, देन वी केम टू नो कि 6 एंटिटीज का लूप बनते हुए आ रहा था और उसके बाद जो मेन कंपनी थी उसकी होल्डिंग थी मेरी कंपनी, तो देवर एसोसिएटेड एंटरप्राइज और उन दोनों का ट्रांजैक्शन हुआ था। हम लोग को क्या पिक्चर दी जा रही थी, इस कंपनी की और इस कंपनी की बीच की 4 कंपनी हमारे पास गायब थी, डायरेक्ट शेयर होल्डिंग हमको दिख नहीं रही थी, तो वी ऑलवेज थॉट कि नो नो, हम तो एसोसिएटेड एंटरप्राइजेस है ही नहीं। फिर जब एचओ की हमने बैलेंस शीट निकाली और बाकी वहां से उनकी शेयर होल्डिंग चेक की, उन कंपनीज की चेक की, सबकी करी, देन वी केम टू नो कि नहीं, आवर कंपनी इज एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज विद द हेड ऑफिस। तो what is important is directly, indirectly or through intermediaries in management, control and capital of other enterprise। जैसा मैंने आपको बता ही दिया, मैनेजमेंट, आप मेरी और अपनी दोनों कंपनी के सीईओ अगर आप हैं, सीएफओ आप हैं और आप सारे डिसीजन ले रहे हैं, यू एंड मी आर एन एसोसिएटेड एंटरप्राइज, आप ही सारे डिसीजन ले रहे हैं। कंट्रोल, ज्यादा कंट्रोल आपके पास है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स या जो भी पूरा बोर्ड बैठता है जो डिसीजन लेता है उसमें ज्यादा से ज्यादा लोग दोनों कंपनीज में अगर सेम है, देन वी आर एन ए। एंड कैपिटल ऑफ अदर एंटरप्राइज, तो इट इज वेरी क्लियर कि अगर शेयर होल्डिंग कैपिटल है, शेयर होल्डिंग है तो उसमें है। कैपिटल सिग्निफिकेंट कैपिटल सिग्निफिकेंट होनी चाहिए सर, मोर देन 51%, मोर देन 50 है, 51% अगर है आपके पास तो वो जो है उसमें कवर हो जाएगा, बट कुछ केसेस में 25%। बहुत बार ये लोग क्या करते हैं सर कि 4 कंपनियां अपनी खोल ली, चारों में एचओ की होल्डिंग होगी 25 25 25 25, उन चारों की और 4 में होगी 25 25 25 25, और वो 4 मिलके अल्टीमेटली मेरी कंपनी को होल्ड कर रही होंगी 25 25 25 25। अल्टीमेटली कौन है? वो एचओ है जो ये चारों को होल्ड कर रहा है, ये चारों को होल्ड कर रहा है, और ये चारों मिलके अगर मुझे होल्ड कर रही है तो मैं और एचओ तो एसोसिएटेड एंटरप्राइज हो ही गए।
ये तो इन्होंने एक लूपहोल निकाल दिया कि ये इस तरह से जो है होना चाहिए। और मेजरली ऐसे में आता है कि आप देखेंगे कि इसका सीएफओ हेड ऑफिस का सेम होगा, हेड ऑफिस में जो सीईओ होगा वो इसका सीएफओ होगा, जो इनका फाइनेंस हेड होगा वो इसका सीएफओ होगा, एंड लाइक वाइज वो हायरार्की चलती रहेगी कि इसमें भी सेम डेजिग्नेशंस होंगे जो इसमें होंगे, और इसके डेजिग्नेटेड चारों के एक डेजिग्नेटेड होंगे जो मेरी कंपनी में होंगे। बट अल्टीमेटली उनको कंट्रोल कौन कर रहा है? अल्टीमेटली कंट्रोल कर रहा है एचओ से, वहीं से सारे डिसीजंस आ रहे हैं कि आपको ये ट्रांजैक्शन करना है। सो एंटरप्राइज यहाँ पे क्या होता है? एंटरप्राइज मींस पर्सन एंगेज इन एक्टिविटी रिलेटिंग टू प्रोडक्शन, supply of goods, know-how, patents of which the other enterprise is the owner or in respect of which the other enterprise has exclusive right, provision of service, carrying out work, investment, loan and business of dealing in shares. एंटरप्राइज ऑल्सो इंक्लूड्स, मैंने उस दिन आपको इंटरनेशनल टैक्सेशन वाले उसमें सेशन में बताया था कि अगर एक बाहर एमएनसी है और उसने यहाँ पे एक फैक्ट्री खोल ली या उसने एक ब्रांच यहाँ पे खोल ली, तो हम लोग उसको क्या बोलते थे? परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट, पीई, जो उसमें हम लोग फोकस कर रहे थे, पीई। लाइकवाइज यहाँ पे भी है कि एंटरप्राइज इंक्लूड्स द टर्म परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट। द टर्म परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट is defined in section 92F 3A to include a fixed place of business through which the business of the entity is wholly or partially carried on. बाहर की एक एंटिटी है, उसने यहाँ पे एक ब्रांच ऑफिस खोला, उसने यहाँ पे ब्रांच ऑफिस खोल के काम करना शुरू कर दिया। अब यहाँ से जो है पैसा हो रहा है, यहाँ पे कमाई हो रही है, सब कुछ हो रही है, बट वो माल को अमेजोन पे भी बेच रहा है। अब वो अमेजोन पे वो माल कितने पे बेच रहा है? 300 रुपए। यहाँ पे जो एंटिटी है वो माल कितने पे बेच रही, और वो माल वो इस एंटिटी को कितने पे दे रहा है? लेट अस अज्यूम कि 500 रुपए। अब वो 300 रुपए का अमेजोन पे बेच रहा है, तो वो 500 रुपए का मुझको क्यों देगा? ऑब्वियसली ट्रांजैक्शन आर्म लेंथ प्राइस पे नहीं है। आई एम रजिस्टर्ड अंडर 80 आईएसी। अब मुझे तो वो 500 का मिले या 5000 रुपए का भी मिले, मुझे क्या फर्क पड़ेगा? मेरे पास तो वो पैसा है जो है बाद में एग्जेम्प्ट हो ही जाना 80 आईएसी में। इन्हीं चीजों को ठीक करने के लिए, इन्हीं चीजों को कर्व करने के लिए, पकड़ने के लिए ये ट्रांजैक्शन लाए थे कि इसमें जो है परमानेंट स्टैब्लिशमेंट अगर उस एंटिटी का है तो उसको कवर किया जाएगा। परमानेंट स्टैब्लिशमेंट के अगर कुछ एग्जांपल्स देखें तो इसमें एक तो होता है कि नॉर्मल उन्होंने यहाँ पे ब्रांच ऑफिस खोल दिया, ब्रांच ऑफिस काम कर रहा है, सब कुछ हो गया। दूसरा एक होता है कि उन्होंने आकाश अग्रवाल को अपना एजेंट रखा, और आकाश अग्रवाल की इतनी पकड़ है कि वो माल सिर्फ मैं ही बेच सकता हूँ, या तो वो माल अमेजोन पे बिक सकता है या वो माल सिर्फ और सिर्फ मैं बेच सकता हूँ। तो आई एम देयर डिपेंडेंट एजेंट, दे आर डिपेंडेंट अपॉन मी फॉर द सेलिंग ऑफ देयर गुड्स। वो अगर किसी और को, वो अगर आपको अपॉइंट कर ले कि आप आ जाइए वो माल बेच दीजिए, तो आप वो माल नहीं बेच पाएंगे। शायद उसका हुनर मेरे पास हो, जिस सर्कल में वो बिकता हो उसमें सिर्फ मेरी जान पहचान हो, या वो मेरा ही सर्कल हो, कुछ स्पेसिफाइड सर्कल हो, मे बी या specific COVID, maybe I can say a COVID vaccine. आई नो कि वो कोविड वैक्सीन इंडिया में अपॉइंट किया गया है कि वो कोविड वैक्सीन मेरे ऑथराइजेशन से ही बिकेगी, और बाहर की कंपनी आई वो बोली कि मेरा कोविड वैक्सीन भी आप ही भेज दीजिए, तो दे आर डिपेंडेंट अपॉन मी टू सेल इट। मे बी कोविड, मे बी सम अदर मेडिकल, दे आर डिपेंडेंट अपॉन मी कि अगर मैं ऑथराइज करूंगा, मैं परमिट करूंगा तो वो तभी बिकेगा। एंड दी हॉस्पिटल्स जहाँ पे वो बिकेगा सब मेरे अंडर है। मैं लिखूंगा कि हाँ 100 वाइल्स उस हॉस्पिटल में जाने चाहिए, 100 वहां, 100 वहां, 100 वहां। So ultimately I am the dependent agent, so I'll be covered under the definition of permanent establishment. तो उसमें भी ये चेक होगा कि क्या ये ट्रांजैक्शन जो उन्होंने डायरेक्ट करते तो उस रेट पे हुआ, और इंडिया में हुआ तो क्या उस रेट पे हुआ है कि नहीं। और जरूरी नहीं है कि ये ट्रांजैक्शन तो इंडिया में ही एंटिटीज से हुआ तो उसमें कवर होगा। व्हाट इज टू बी सीन इज कि वो कंपनी बाहर भी अगर किसी और को वो दे रही है माल, तो कितने रुपए पे दे रही है? लेट अस अज्यूम वो यूएस की कंपनी है, तो वो डॉलर पे दे रही होगी, $4 पे दे रही होगी। तो आज $4 का रेट इंडिया में क्या है? 85 रुपए के हिसाब से अगर लेते हैं तो 340 रुपए मेरे पास आया। 340 में फ्रेट, कस्टम्स, सब कुछ लग के वो मेरे पास आना चाहिए था। लेट अस अज्यूम उस पे 50% के और टैक्सेस हैं। 340 और 170, 510।
क्या वो एक्चुअली 510 में मेरे पास आया है या मैंने अपनी किताबों में उसको बुक कर रखा है 910 रुपए। आई एम नॉट रजिस्टर्ड अंडर ATIAC और मैंने उसको अपने पास बुक कर लिया 910 रुपए पे, तो क्या वो जेन्युइन है? ऑब्वियसली इट इज नॉट जेन्युइन। वो जो है 910 रुपए पे बनता ही नहीं था, वो 510 पे ही बनता था। लाइकवाइज कंपेयर करने के लिए उन्होंने अगर जापान में बेचा तो जापान की येन है ना, येन, तो उन्होंने उनको कितने येन पे दिया, वहां से भी कंपेरेबल है। तो वी हैव टू फाइंड आउट द कंपेरेबल, दैट कंपेरेबल हैज नॉट मैंडेटरी टू बी इन इंडिया कि वो इंडिया का ही हो, वो इंडिया के बाहर से भी कंट्री से कंपेरेबल हो सकता है। बट व्हाट इज टू बी सीन कि वो सेम रेट पे हो रहा है कि नहीं, व्हाट वी कॉल एज आर्म्स लेंथ प्राइस पे हो रहा है कि नहीं हो रहा तो जैसे बहुत सारे कंपनीज दूसरे डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, मतलब इंडिया में है। जी, एस्टैब्लिशमेंट है, किसके सर, कंपनियों के? कंपनीज के होते सर अगर उनका डिस्ट्रीब्यूटर यहाँ पे दैट इज अ पी। हैं। जैसे फॉर एग्जांपल सप्लीमेंट्स, हाँ, से वे पूरे इंडिया का एक डिस्ट्रीब्यूटर, वो दैट इंपोर्ट्स इट एंड सेल्स इट। दैट इज अ पी सर, क्योंकि उसने उस कंपनी को बोला है कि मैं आपका माल यहाँ पे मैं ही खरीदूंगा, मैं ही बेचूंगा, और उसने उस कंपनी से भी एग्रीमेंट कर लिया कि आप मेरे अलावा किसी को नहीं दोगे। एंड मे भी उसका एक जो है टू वे एग्रीमेंट हो कि वो बोले मैं भी किसी और का माल नहीं बेचूंगा, मैं सिर्फ आपका बेचूंगा। लेटर मसल ब्लेज अगर ले लेते हैं, तो मसल ब्लेज वालों से उन्होंने एग्रीमेंट किया कि सर मसल ब्लेज आप जो है किसी को नहीं दोगे, एंड मैं भी मसल ब्लेज के अलावा किसी को नहीं बेचूंगा। तो ये जो है उनकी परमानेंट स्टैब्लिशमेंट के लिए। इसमें तो आप इतना नहीं कर पाएंगे ट्रांसफर प्राइसिंग। सर इसमें पता लग जाएगा कैसे, इसमें वो हमको किस रेट पे दे रहे हैं कंसाइनमेंट, उस रेट